हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 23 जनवरी 2023 है और आज की वीडियो में हम 23 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों की बात करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। उसके अलावा एप्लीकेशन से आप आज की वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों का अभ्यास भी कर सकते हैं और जो एप्लीकेशन पर जाकर सबसे कम समय में इन प्रश्नों के सही जवाब देगा, उन 5 लोगों के नाम कल के वीडियो में शो किए जाएंगे। तो अभी एप्लीकेशन पर जाइए इस वीडियो को देखने के बाद और उन प्रश्नों को हल कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि समस्या उतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। हम सभी के जीवन में परेशानियां आती रहती हैं और हमें लगता है कि ये जो परेशानी है ये सबसे बड़ी परेशानी है और इससे उबरना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम वास्तव में उस परेशानी का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो तब हमें लगता है कि वो समस्या तो उतनी बड़ी थी नहीं जितनी बड़ी हमने उसे मान लिया था। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई परेशानी है तो उसको उतना बड़ा मत बनाओ, क्योंकि आपकी हिम्मत से बड़ी कोई भी समस्या नहीं हो सकती। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग चुनाव में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग और मतदान की निष्पक्षता के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो ये मेजबानी कहाँ करेगा? तो ये मेजबानी जो आयोग के द्वारा की जाएगी वो नई दिल्ली में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस प्रश्न की डिटेल जानते हैं क्या है। तो जो भारत सरकार का भारत निर्वाचन आयोग है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है और इसका विषय होगा आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग और मतदान की निष्पक्षता, यानी इस विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन कब से कब तक आयोजित होगा? तो 23 और 24 जनवरी को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किया जाएगा जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनके द्वारा। और इसी प्रकार का एक सम्मेलन 2023 में 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित हो चुका है। अब बात करेंगे हम निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम राजीव कुमार है। अब निर्वाचन आयोग का काम क्या है वो यहाँ पर जानना आपके लिए जरूरी है। तो निर्वाचन आयोग जो होते हैं वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, साथ में जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, विधायकों के चुनाव भी ये करवाती है। ये आपको याद रखना है। निर्वाचक नामावली यानी कि जो वोटर लिस्ट होती है उसमें नाम जोड़ने का काम भी इसी का होता है। राजनीतिक पार्टियों का पंजीयन वगैरह का काम भी भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न की। उससे पहले आप MPPSC 2022 के लिए हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि केवल 499 में उपलब्ध है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2022 के लिए हमारे अपडेटेड प्री के नोट्स हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारी एक यूनिक प्रयोग चल रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम 1997 में, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके साथ ये टेस्ट सीरीज फ्री है। उसके अलावा मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं, पटवारी की टेस्ट सीरीज है, पटवारी के नोट्स हैं और पटवारी का फुल कोर्स भी अवेलेबल है। ये सब एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि हाल ही में क्रिस हिपकिंस को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया गया है? तो क्रिस हिपकिंस जो हैं वो प्रधानमंत्री बन गए हैं न्यूजीलैंड के, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो न्यूजीलैंड में अभी जिस पार्टी का शासन है वो पार्टी है लेबर पार्टी और लेबर पार्टी ने क्रिस हिपकिंस उनको अपना नया प्रधानमंत्री बना दिया है, घोषित कर दिया है और ये 41वें प्रधानमंत्री होंगे। अभी वर्तमान में वो क्या थे? तो वर्तमान में वो सदन के नेता और विदेश जो देश में शिक्षा, पुलिस और लोक सेवा के मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। अभी जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम जेसिंडा अर्डन्स हैं, उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की थी कि वो फरवरी में अपने प्रधानमंत्री के पद और लेबर पार्टी का जो प्रमुख का पद उनके पास है उससे वो इस्तीफा दे देंगी। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि न्यूजीलैंड की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें संसद में जो बहुमत वाली पार्टी होती है वो सरकार बनाती है और उस पार्टी का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो इस पार्टी के अब नेता कौन बन गए हैं? तो क्रिस हिपकिंस बन गए हैं। बात न्यूजीलैंड की करें तो यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की जो प्रधानमंत्री अब बन जाएंगे क्रिस हिपकिंस बन जाएंगे फरवरी में और मुद्रा यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको न्यूजीलैंड लिए चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको न्यूजीलैंड जाना है तो आपको नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ मूव करना पड़ेगा। दक्षिण में आप जाएंगे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया को पार करने के बाद में ये जो ग्रीन कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है यही न्यूजीलैंड है। याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड है और ये जो न्यूजीलैंड देश है ये कई सारे छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। इसके 2 मुख्य द्वीप हैं, एक ऊपर का द्वीप, एक नीचे का। ऊपर का जिसको नॉर्थ आइलैंड कहा जाता है और यहीं पर वेलिंगटन है जो इसकी राजधानी है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न तीसरा है
कि अब्देल फतेह अल सीसी ये किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, और ये जो हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, ये 26 जनवरी 2023 को जो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड होगी, समारोह होगा, उसमें ये मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा एक और बात आपको याद रखनी है कि मिस्र की जो सैन्य टुकड़ी है वो भी इसमें भाग लेने वाली है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ भारत और मिस्र के जो राजनयिक संबंध हैं उनके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इसको लेकर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। बात करें मिस्र की, तो राजधानी यहाँ की काहिरा है, और राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, और मुद्रा यहाँ की इजिप्शियन पाउंड है। चलिए मैप में मैं आपको अब मिस्र लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको मिस्र जाना है तो पश्चिम की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। पश्चिम में पाकिस्तान, ईरान, इराक और ये अरेबियन कंट्रीज़ को क्रॉस करने के बाद में ये जो देश आपको नीले कलर का दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सारे पिरामिड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इजिप्ट है, और इसकी राजधानी कायरो या काहिरा है। अच्छा, मिस्र का एक और नाम याद रखिएगा, इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि नील नदी यहाँ पर क्या करती है, एक उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, और ये वाला जो क्षेत्र है, इस तरफ का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र सहारा डेजर्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर नील नदी के कारण काफ़ी ज़्यादा क्या है, इनको खेती करने में आसानी होती है। अच्छा, इजराइल का कुछ हिस्सा, इजराइल तो वैसे अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन इजराइल का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा एशिया में आता है, और यहीं पर स्वेज नहर है। इजराइल के बीच में ही यहाँ पर आप देखेंगे ये स्वेज कैनल या स्वेज नहर है, जो कि यहाँ पर ये जो रेड सागर है या लाल सागर है, इसको जोड़ती है ऊपर के मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर से। आसपास कौन से देश है, तो आसपास इजराइल है, इस तरफ आप देखेंगे, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये सूडान है, ये जो येलो कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है सूडान है, और इस तरफ लीबिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न चौथा है कि हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में बिजनेस 20 की बैठक कहाँ शुरू हुई है, और ये बैठक शुरू हुई है गांधीनगर में, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देखते हैं क्या है। तो गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर, वहाँ पर 22 जनवरी को बिजनेस 20 की स्थापना बैठक हो रही है। स्थापना बैठक का मतलब ये है कि ये पहली बैठक है, G20 के कई सारे कार्यक्रम हैं, और उन कई सारे कार्यक्रमों में एक बिजनेस 20 करके कार्यक्रम भी है। तो G20 का समूह का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो भारत है, और अध्यक्ष के तौर पर भारत में कार्यक्रम बहुत सारे होने हैं G20 की बैठक को लेकर, और ये बिजनेस 20 उसी का एक हिस्सा है। बैठक में नीतिगत सिफारिशें तैयार की जाएंगी, जिन्हें शीर्ष नेतृत्व यानी जो भारत के जो इन G20 देशों के प्रमुख हैं, वो इस बैठक से पूर्व G20 को इनको सौंपा जाएगा कि ये सिफारिशें हैं जो बिजनेस के लिए इन देशों को अपनाई जानी चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर भी G20 कार्य समूह की एक बैठक होगी, और ये बैठक 9 से लेकर 11 फरवरी के बीच में बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। बात करें G20 की, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को, और ये विश्व की ऐसी 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है जिसमें 19 देश शामिल हैं, और एक यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। बात करेंगे हम पांचवें प्रश्न की कि किस भारतीय संस्थान द्वारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस, याद रखिएगा भरोसा नहीं भरोस नाम है, इस नाम से विकसित किया गया है, और ये विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य के साथ भारत में बहुत ज़्यादा इनोवेशन को लेकर सरकार ने प्रयास किया है, और उसी प्रयासों में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास है, उसने एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, और इसका नाम है भरोस। इसको किन से लाभ मिलेगा, तो भारत के 100 करोड़ लोग चाहे तो वो अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो विकसित किया है वो जो IIT मद्रास की कंपनी है J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये IIT मद्रास की कंपनी है, उसको भारत में ही विकसित किया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार के डिफ़ॉल्ट ऐप्स नहीं रहेंगे। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं एंड्रॉयड ऐप, तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो पहले से ही उसमें डले हुए होते हैं, और आपको जाने अनजाने या फिर आप चाहते हुए ना चाहते हुए भी उनको यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे ऐप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर आपको नहीं किया जाएगा जिन पर आप भरोसा नहीं करते या जिनको आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि हाल ही में चराइदेव मोइदम्स, ये एक जगह है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में दर्जे के लिए भारत की तरफ से नामांकित किया गया है, और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है वो असम में है, यानी कि
डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो असम के चराईदेव मोइदम्स ये एक स्थल है, इसको सांस्कृतिक स्थल के रूप में सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व विरासत स्थल में शामिल करने के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री यानी आधिकारिक रूप से इसको नामित किया गया है। देश के ऐसे 52 स्थल थे जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसमें से केंद्र सरकार द्वारा असम की इस साइट का चयन किया गया है यहाँ पर पहुँचाने के लिए। तो ये मोदम्स या मैदम्स है क्या? ये अहोम वंश हुआ करता था 13वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में असम के अंदर। वहाँ पर टीले में दफन करने की एक प्रणाली है, जिनमें टीले में जो राजा महाराजा होते थे, शाही लोग होते थे, उनको दफन किया जाता था। ऐसे 386 मोइदम्स जो हैं वो चराईदेव में 90 शाही दफन इस परंपरा के अच्छी रूप से संरक्षित उदाहरण वहाँ पर मिले हैं। और ये आपको याद रखना है, 90 ठीक ठाक हालात में, 386 इस प्रकार के वहाँ पर टीले दफन प्रणाली के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बात करेंगे यूनेस्को की, जिसके द्वारा इसको शामिल किया जाता है विश्व विरासत स्थल में। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है वहाँ पर है, और 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की सेवा शुरू की है। इस सेवा का नाम क्या है? तो इस सेवा का नाम है तरंग मेल सेवा, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो भारत का डाक विभाग है उसने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, खासकर मुंबई से जो गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है वहां से मुंबई तक डाक पहुंचाने के लिए गोगा हजारी मार्ग जो कि जल मार्ग है उस पर रोपेक्स फेरी सेवा यानी कि डाक सेवा की शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत की गई है जो केंद्रीय संचार राज्य मंत्री हैं देवो सिंह चौहान, उनके द्वारा 20 जनवरी को सूरत में हजीरा बंदरगाह है वहां पर इस सेवा का शुभारंभ किया गया है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि यूथ 20 ग्रुप, इसकी पहली बैठक 6 से लेकर 8 फरवरी के बीच आयोजित होनी है। और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन असम में गुवाहाटी में होगा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो G20 शिखर सम्मेलन है उसके एक हिस्से के रूप में यूथ 20 समूह की एक बैठक आयोजित होगी, और ये पहली बैठक जो होगी 6 से लेकर 8 फरवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार भारत जो है वो यूथ 20 या Y20 बैठक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, क्योंकि भारत में G20 का शिखर सम्मेलन भी आयोजित होना है। और उसी के तहत बहुत सारे आयोजन, जैसे मैंने आपको बिजनेस 20 के बारे में बताया था, उसी प्रकार से एनवायरनमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम बेंगलुरु में होना है जिसकी चर्चा हमने इसी करंट अफेयर में की है। तो इस प्रकार के कई सारे आयोजन हो रहे हैं। यूथ 20 जो है वो G20 के तहत 8 जो आधिकारिक कार्यक्रम है उन्हीं कार्यक्रम समूह में से एक है, और इसका उद्देश्य है युवाओं की सोच का पता लगाकर ऐसी नीति बनाना और उनको सुझाव देना, उन राज्य के जो प्रमुख जो इन देशों के प्रमुख होंगे उनको इसके बारे में सुझाव देना। बात करेंगे 9वें प्रश्न की। इंडिया ओपन 2023 जो कि एक बैडमिंटन का एक प्रतियोगिता है, इसके पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसके पुरुष वर्ग का खिताब जीता है कुनलावुत विटरसन ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पुरुष वर्ग में थाईलैंड के जो कुनलावुत विटरसन हैं, इन्होंने विश्व चैंपियन विक्टर एक्सेलसन को जो है हरा दिया है, और इन्होंने जीत लिया है इंडिया ओपन 2023 का खिताब। इसके अलावा महिला वर्ग में दक्षिण कोरिया की जो आन से यंग है, उन्होंने इसमें जापान के अकाने यामागुची को हराया है और ये पुरस्कार जीत लिया है। इसका आयोजन भारत में इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है उसके केडी जाधव हॉल में किया गया था। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि किस देश से हारने के बाद भारत जो है हॉकी विश्व कप से बाहर हो गया है? तो हॉकी विश्व कप 2023 इसका आयोजन भारत में उड़ीसा में हो रहा है, और ये हराया है न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड ने भारत को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो न्यूजीलैंड ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के रोमांचक मुकाबला हुआ था, और ये मुकाबला जो था वो 3-3 पर बराबरी से छूटा था। फिर शूट आउट हुआ, शूट आउट में 5-4 से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा, और ये जो मुकाबला हुआ था उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भारत जो है वो अब क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गया है, क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर हो गया है, और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उड़ीसा में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम आज के सवाल की। आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि हाल ही में भारत और मिस्र के बीच शुरू हुए पहले सेना अभ्यास का नाम क्या है? तो इनमें से क्या नाम है ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और एप्लीकेशन पर जाकर आज के जो प्रश्न हैं उनको हल जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो टॉप 5 लोग होंगे जो सबसे कम समय में उनको हल करेंगे उनके नाम कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो हम करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।